गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आपके बीच 6th लेक्चर, छठा लेक्चर लेकर के उपस्थित हैं। और सबसे पहले हर रोज़ की तरह जैसे कि जिन बच्चों ने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है उनके नाम, और नाम बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो होमवर्क है ये कल का होमवर्क है। जो फेयर मैंने दिया था एक्सरसाइज 3.1 का, उसी का है। इसके पहले जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसका जो होमवर्क है वो 2-3 दिन पुराना हो गया है, वो बहुत पीछे चला गया है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए कल का ये होमवर्क जो कल मैंने फेयर दिया था, सबके व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि 3.1 का फेयर बना करके आप भेज दें। जिन जिन बच्चों ने भेजा है मैं उनके नाम सबसे पहले लेना चाहूँगा। 10 सेक्शन ए से ग्रेसी, अन्नू, अनुप्रिया, विवेक, चंदा, शिवानी, कोमल, सुमन, किशन, राजहंस, श्रेया, अनामिका, आरब, बादल, राजन, अमरजीत, मोनल, किरण, हर्ष, प्रियांशु, बादल गोस्वामी, अनुश्री, शिवम, आदर्श और राज। ये 10A के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने होमवर्क 3.1 का फेयर कंप्लीट करके 6 सवाल मेरे व्हाट्सएप पर भेजा था शाम 6 बजे तक। 10 सेक्शन बी, राजकुमार, अंशु, शिल्पी, सुरुचि, विश्वजीत, प्रियांशु, रामकुबेर, पीयूष, निखिल, हर्षकांत, शैलेश, खुशी, सोहल, सर्वेश और सुगंधी। 10C, रोहित, सृष्टि, ललन, मनीषा, सागर, विशाल, पीयूष, आयुष, साक्षी, कोमल, नंदनी, सागर, रिमी और क्रिस। 10 सेक्शन डी से लक्ष्मी, खुशी, रमेश, आशीष, कुमकुम, साक्षी और शिल्पी। और पहले का जो एक दिन लेक्चर हुआ था उसमें 2 स्टूडेंट्स का नाम छूट गया था जिन्होंने होमवर्क भेजा था। एक 10 सेक्शन ए से राजहंस का और एक 10 सेक्शन बी से रामकुबेर का। तो खैर कोई बात नहीं, जिनका नाम छूट जाए वो आप मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप पर, मैं उनको अपने कॉपी पर नोट कर लूँगा। जो आगे जब मैंने आपको बोला है कि जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो अधिक दिन तक भेजने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत सारे छात्रों को जो लगातार भेज रहे हैं, एक आध दिन यदि मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जो लगभग दिन भेज रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ, एक दो कॉपी मेरे सामने ऐसी भी आई है जिन्होंने अपने दोस्त का ही होमवर्क का फोटो खींच करके भेज दिया है अपना नाम लिख करके। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो समझ गए होंगे कि सर किसको बोल रहे हैं। मैं होगा तो मैं पर्सनली उस बच्चे को मैसेज कर दूंगा कि आप ऐसा कदापि ना करें, क्या फ़ायदा होगा दूसरे की कॉपी। मैंने तो राइटिंग पहचान लिया कि ये आपका नहीं है। खैर चलिए आगे से ध्यान रखिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्लास 10th के एग्ज़ामिनी कैंडिडेट हैं, यदि आप ऐसा करेंगे तो ये वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान हो जाएगी। ऐसा कदापि ना करें, आप खुद से मेहनत करें और अपनी बनाई हुई कॉपी को ही भेजें, है ना। चलिए और कुछ सूचना मैं दे दूं, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट होगा। एक दो बात जो मैंने सोचा है बोलने के लिए मैं बता देता हूं। जिन्होंने अपना नाम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन अभी तक व्हाट्सएप पर नहीं भेजा है वो भेज दें, ताकि मैं उनको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर सकूं। जो भी स्टूडेंट्स केवल क्लास कर रहे हैं, होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं करें। जब तक आप बनाएंगे नहीं, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जो भी बनाएं, सही बनाएं, गलत बनाएं, जैसा भी बनाएं, आप उसको मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो केवल 1-2 पेज होमवर्क भेज देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसा नहीं करें, है ना। बहुत ज़्यादा सवाल तो मैं देता नहीं हूँ, 10 सवाल 12 सवाल यदि आप इतना नहीं बनाएंगे दिन भर में तो फिर कैसे होगा। ये क्लास 10th है ना, 7, 6, 8, 9 तो है नहीं, 10th है, आपको बोर्ड देना है, तो इतना तो करना ही होगा। मैं लिख के रखा हूँ ताकि कोई बात छूट ना जाए। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जब फ़ोटो खींचते हैं तो अलग अलग PDF बना करके, 12 सवाल दिया था मैंने कल के फेयर में, तो 12 PDF बना लिया था। नहीं, एक ही PDF में सभी 12 का फ़ोटो खींच लें।
ताकि हमको चेक करने में दिक्कत होगा। कल बहुत सारे बच्चों को मैंने जो भी गलतियां हमें दिखी थी मैंने मैसेज किया था और आपने फिर सुधार करके भी भेजा। इसलिए प्रयास करें कि एक ही पीडीएफ में सभी पेज की फ़ोटो खींचें, ऐसा ना करें कि अलग अलग पीडीएफ बना लें, ऐसा ना करें। उसके बाद डॉक स्कैनर का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक बढ़िया रहेगा। मैं ऐसा करूँगा, आज डॉक स्कैनर का लिंक आप लोगों के व्हाट्सएप पर भेज दूँगा, तो आप उसको इंस्टॉल भी कर लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जो यूज करने नहीं जानते हैं उसकी भी मैं एक वीडियो भेज दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा किसी दूसरे का, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा, हेल्प हो जाएगा कि डॉक स्कैनर का इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए, तो ये सारी बातें थी लास्ट क्लास की। अब आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 क्लियर हो चुका था, फेयर भी हो गया, उसके पहले चारों विधि हो गया, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र, गुणन, आलेख, है ना। कुछ भी दिक्कत हो आप दोबारा वीडियो देखिए, उससे भी सॉल्व ना हो हमसे बात कीजिए, है ना। चलिए, तो आज जो है हम लोग 3.1 के बाद आज हम लोग 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसी वीक में मैं टेस्ट भी लूँगा आप लोगों का 50 मार्क्स का। कब लूँगा, कैसे लूँगा, इसकी जानकारी दूंगा इस वीक में, मतलब इवन संडे तक किसी भी दिन मैं टेस्ट लूँगा। उसकी पूर्व सूचना मैं आपको एक दिन पहले दूंगा, कैसे, कितने बजे, किस प्रकार लिया जाएगा, वो सारी बात बताऊंगा। तैयार रहिए, जितनी पढ़ाई हो रही है, ये 4 विधि और प्लस जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसका टेस्ट बहुत जल्द इसी वीक में होगा, तो आप लोग तैयार रहिए। अब हम 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जाननी होगी, पहले उसको सीख लें, उसके बाद हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था किसी एक लेक्चर में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए, जो क्लास अटेंड किए थे वो तो खैर तुरंत समझ जाएंगे, जो नहीं भी किए थे कोई बात नहीं, आप भी समझेंगे। ध्यान से देखें, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 3.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी छोटी मोटी बातें हो जाएं तो आपको समझ में अच्छे से आएगी, पहले इसको समझ लीजिए। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है। तो इसमें क्या होता है, पहले समीकरण में जो x का गुणज होता है a1 कहलाता है, y का गुणज b1 कहलाता है, अचर पद c1 कहलाता है। दूसरे इक्वेशन में x का गुणज a2 कहलाता है, y का गुणज b2 कहलाता है, और कांस्टेंट टर्म जो अचर पद होता है वो c2 कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन 3x - 2y इक्वल टू 5, x - y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है ना। तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, कांस्टेंट टर्म को इस पार ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x - 2y प्लस 5 इधर आ गया, तो -5 इक्वल टू 0। इसमें क्या हो जाएगा, x - y प्लस 7 जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, +7 से -7 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको क्या किए, पहले इस रूप में ले आए। अब इसमें a1 b1 c1 आप निकाल सकते हैं। a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। और दूसरा इक्वेशन ये पहला इक्वेशन में a1 b1 c1, x का गुणज a1, y का गुणज b1, और कांस्टेंट टर्म जिसको अचर पद कहते हैं वो c1। देखिए, y का गुणज केवल 2 नहीं लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लिखना जरूरी है। अब दूसरे इक्वेशन में a2 इक्वल टू 1, x का गुणज 1 हो गया a2, b2 हो गया माइनस, और 1 का गुणज कुछ, y का गुणज कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है तो -1, और अचर पद कितना है -7, तो ये हो गया c2। a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये निकाल लें, आप जानते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको याद दिला दिया है ना। ये पहला इक्वेशन है, इसमें a1 b1 c1, x y को नहीं लिखना है, उसको छोड़ के जो बचा, तो x को छोड़ के क्या बचा 3 बचा, a1
y को छोड़ के क्या बचा, -2 वो b1, अचर पद कितना है -5 वो c1, उसी तरह a2 b2 c2। तो इस तरह से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने जानते हैं। अब इसी के आधार पर आपको हम कुछ कंडीशन बताएंगे। हम इसको मिटा देते हैं, ये आपको मैंने केवल याद दिलाया, ये आप पहले भी पढ़े थे कि क्या याद दिलाया मैंने आपको कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब 3 फॉर्मूला है या 3 सूत्र है, उसको आप लोग अपने कॉपियों पर नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए 3 कंडीशन में से ये पहला कंडीशन है कि यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो, मतलब तीनों यदि इक्वल टू हो जाए तो समीकरण का नाम क्या होता है, आश्रित। समीकरण का नाम क्या होगा, आश्रित, और इसका आलेख संपाती होगा। इसका आलेख कैसा होगा, संपाती। आप जानते हैं किसको कहते हैं, जब 3.1 बनाए थे उसमें एक सवाल आया था संपाती, और मैंने बताया भी था, मतलब दोनों एक ही लाइन पर चढ़ के आएगा। इस तरह से आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ही ग्राफ खींचे हैं, लेकिन आपने खींचा है 2 ग्राफ, दोनों एक के ऊपर दूसरा आएगा, संपाती। और इसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। कब, जब ये तीनों बराबर होगा तब। जब चैप्टर शुरू करेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको उतारते चलें अपने कॉपी पर। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो समीकरण का अब 3 बात। सबसे पहले नाम, देखिए ये नॉट इक्वल टू का मतलब समझिए, जैसे कि x इक्वल टू y है ना, इसका मतलब हुआ कि x और y बराबर है, जितना मान x का है उतना ही मान y का भी है। और इसी में यदि हम ऐसे नॉट इक्वल टू दे दिए, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू y है, मतलब x का मान कुछ और है और y का मान कुछ और है। तो इसमें क्या था, पहले कंडीशन में तीनों बराबर था, और दूसरे में तीनों नॉट इक्वल टू है, मतलब तीनों बराबर नहीं, एक भी बराबर नहीं है किसी के। तो वैसे समीकरण का नाम होगा अविरोधी। देखिए ये नाम है, नाम में सबका अपना अपना नाम होता है, इसका अपना नाम है, नाम हो गया अविरोधी आलेख प्रतिच्छेदी। आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, मतलब कैंची के तरह किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कटेगा। इस तरह का आलेख आप बना चुके हैं। और तीसरा हल अनगिनत या अनेक भी लिख सकते हैं। और इसी तरह तीसरा कंडीशन है, यदि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो समीकरण का, हो सकता है आपको नीचे देखने में कुछ कठिनाई हो, है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लिख देंगे ठीक से। तो देखिए पहला कंडीशन में क्या था, तीनों इक्वल टू था, तीनों बराबर था, समझिए ध्यान से। दूसरे कंडीशन में तीनों नॉट इक्वल टू है ना। और तीसरा कंडीशन में क्या है, पहला दोनों बराबर हो और अंतिम दोनों इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं हो, तो समीकरण का नाम हो जाएगा विरोधी। क्या हो जाएगा, नाम। दूसरा, इसका आलेख हो जाएगा समांतर, रेल के पटरी के तरह समांतर, इस टाइप का भी आप बनाए हैं। तीसरा, हल, कोई हल नहीं, समांतर का मतलब इस तरह से,
दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान, समांतर। देखिए जब अंतिम वाला क्या था, जब a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 के और नॉट इक्वल टू हो c1 बाय c2 के, मतलब पहला दोनों बराबर हो लेकिन अंतिम दोनों बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण का नाम क्या होता है, विरोधी। इसका आलेख कैसा होता है, समांतर, रेल के पटरी की तरह। और हल, कोई हल नहीं होगा इसका। देखिए क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी तर्क है। पहला कंडीशन में क्या था, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आ रहा था, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को अनगिनत बिंदुओं पर काट रहा था, तो अनगिनत हल हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या था कि कैंची की तरह दोनों लाइन गुजरेगा, मतलब किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए केवल इसका कितना हल होगा। इसमें देखिए एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ पर केवल एक हल लिखिए आप, केवल एक को अद्वितीय भी कहा जाता है। इसको सुधार लीजिए कि यहाँ एक बिंदु पर काटा तो केवल एक हल हुआ, मतलब अद्वितीय इसको बोलते हैं। और तीसरा क्या है, आलेख समांतर है, मतलब एक भी बिंदुओं पर नहीं काट रहा है, तो एक भी हल नहीं। तो ये तीन कंडीशन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखिए कि पहला कंडीशन में क्या हुआ, हल हुआ, कितना हल हुआ, अनगिनत हल हुआ। दूसरे कंडीशन में भी हल हुआ, एक हल हुआ, लेकिन तीसरा कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो चूंकि दो कंडीशन में हल होता है, पहले में और दूसरे में, इसीलिए इसको संगत भी कहा जाता है। संगत समीकरण, पहला को और दूसरा को। संगत समीकरण का मतलब क्या हो गया कि हल जिसका होता है, देखिए इसका अनगिनत हल होता है ना, इसका एक हल होता है, इसलिए इसको संगत समीकरण कहेंगे, इसको भी संगत समीकरण कहेंगे। लेकिन तीसरा कंडीशन में क्या होता है, हल ही नहीं होता है। तो जब हल ही नहीं होता है तो तीसरे वाले का नाम हो जाता है, याद रखिएगा, इसका काम होगा असंगत, असंगत समीकरण। याद रखिएगा इसका अलग से, जैसे आपसे हम पूछ दें कि बताइए असंगत समीकरण का मतलब हो गया तीसरा वाला, जिसका कि हल नहीं होता है। असंगत केवल एक है, याद रखिएगा, विरोधी वाला, और संगत दो है। एक आश्रित को भी संगत कहते हैं और एक अविरोधी को भी क्या कहते हैं, संगत। यदि आपसे हम पूछें कि असंगत समीकरण के कितने हल होते हैं, तो असंगत तो केवल एक है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कोई हल नहीं। असंगत समीकरण का आलेख कैसा होता है, समांतर। विरोधी समीकरण का आलेख कैसा होता है, समांतर। उल्टा के पूछें किस समीकरण का आलेख समांतर होता है, तो विरोधी का होता है। इसको ऐसे पूछें जिस समीकरण का आलेख समांतर होता है उसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो किसी तरह से उल्टा पलटा के ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ना। इसको आप लोग अपने अपने कॉपी पर नोट कर लें। संगत समीकरण दो है। यदि हम आपसे पूछ दें कि संगत समीकरण का कंडीशन बताइए, तब तो दोनों कंडीशन लिखना होगा, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों संगत है। लेकिन असंगत इकलौता है, केवल एक है। चलिए इसको अपने अपनी कॉपी पर वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब मैं 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 2 नंबर। पहले आप 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, उसके बाद 1 बनाएंगे, है ना। इसके पीछे कुछ रीजन है, आप इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। 2, 3, 4 बनाने के बाद 1 आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए तो 2 नंबर स्टार्ट करते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। चलिए 2 नंबर में है कि सवाल को आप अपने कॉपी पर, हाँ, किताब को पढ़िए, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर सवाल है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के बताना है कि कैसा होगा इसका आलेख। कैसा आलेख 3 तरह का होता है, या तो प्रतिच्छेदी होता है, या समांतर होता है, या समपाती होता है।
बस केवल आलेख बताना है तो आलेख ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम पहला नंबर, दूसरा का पहला नंबर उतार लिए। इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद बाएं तरफ में पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं करना पड़ेगा। यदि उस पार में रहता बराबर के उस पार तो इधर लाना पड़ता, एक स्टेप बढ़ जाता। और चूंकि इस सवाल में पहले से बाएं तरफ में है तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे a1 बराबर कितना है, b1 बराबर कितना है और c1 बराबर कितना है। तो x का गुणज कितना है 5, वो a1 हो गया। y का गुणज -4, ये b1 हो गया। और कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद कितना है 8 है, वो c1 हो गया, है ना। अब देखिए a2 इक्वल टू कितना है, x का गुणज 7 है, a2 इक्वल टू 7 हो गया। b2 किसको कहते हैं, y का गुणज क्या है, y नहीं लिखा जाता, x नहीं लिखा जाता है, केवल उसका गुणज, तो 6 है। अब देखिए प्लस है तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन जहां माइनस होगा, जैसे y का गुणज यहाँ -4 था तो माइनस लिखना 100% अनिवार्य है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अंतिम में कितना हो गया C2 बराबर कितना है -9। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 बाय a2 निकालेंगे, फिर b1 बाय b2 निकालेंगे और फिर c1 बाय c2 निकालेंगे। बस हमें अपने आप पता चल जाएगा कि यह समीकरण का आलेख कैसा होगा। बस यही पूछ रहा है कि आलेख प्रतिच्छेदी होगा या समान प्रतिच्छेदी होगा, इस तरह कैंची के तरह, या समांतर होगा या संपाती होगा। संपाती का मतलब दोनों एक ही लाइन पर। तो देखिए प्रतिच्छेदी कब होता है, जब तीनों नॉट इक्वल टू होता है। अभी तुरंत आपको हम कंडीशन लिखाए हैं, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। समांतर कब होता है, जब दो ठो बराबर हो जाए, पहला दोनों और अंतिम दोनों नॉट इक्वल टू हो जाए। और संपाती कब होता है, जब तीनों बराबर हो जाए, तीनों मतलब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तो देखते हैं कि ये तीनों निकालने के बाद देखेंगे कि तीनों कैसा आया, बराबर आया कि नहीं बराबर आया, क्या आया देखते हैं। पहले निकालते a1 का मान 5, a2 का मान 7। कटेगा नहीं कटेगा तो इतना ही छोड़ देंगे, कटता तो कटा देते। चलिए b1 बाई b2 निकालिए, तो b1 कितना है -4, अब b2 कितना है 6। देखिए ये कट रहा है, 2 से ऊपर नीचे कट रहा है। 2 से 2 बार में 4 कटेगा, 2 से 3 बार में 6 कटेगा, 2 तिया 6, पहाड़ा आप जानते हैं, -2/3, माइनस तो रह ही जाएगा। अब c1 बाय c2 निकालिए, 8 है c1 और c2 है -9, है ना। अब माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। माइनस को हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, ऐसा मैथमेटिक्स में परंपरा है, रूल है कि माइनस फाइनली हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो माइनस कहाँ चला जाएगा, -8/9। अब देखिए आपने क्या देखा कि a1 बाय a2 आया 5/7, b1 बाय b2 आया -2/3 और c1 बाय c2 आया -8/9। मतलब तीनों अलग अलग है, मतलब तीनों नॉट इक्वल टू है। तीनों क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि चूंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, है ना। चलिए अब हम नीचे नहीं लिखेंगे, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, नीचे नहीं उतना नीचे दिखाई दे, बगल में लिख देते हैं। आप लोग को कंटिन्यू ही बनाना है, मतलब पूरा नीचे, हाँ ऐसा नहीं कि बीच में लाइन खींच के मेरे तरह, हम तो जगह छोटा पड़ रहा है इसलिए यहाँ आ जाते हैं। चलिए तो अब आप इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए तीनों नॉट इक्वल टू आ गया, ये कुछ और आया, ये कुछ और आया, ये कुछ और आया। जब तीनों नॉट इक्वल टू आ गया, इसका मतलब है कि इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ये कौन सा है, अविरोधी वाला है। लिखेंगे, आप कंडीशन को मिला सकते हैं, अभी तुरंत आपने कंडीशन लिखा है, अतः समीकरण, या दिया गया समीकरण भी लिख सकते हैं। समीकरण कैसा है, अविरोधी है, इसका
आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इसका आलेख, हाँ, इसका आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। देखिए बस इतना ही लिखना है। अब कहिएगा सर इसका केवल एक हल होता है, वो भी लिख देते हैं। नहीं लिखना है, क्योंकि हल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। कितना हल होगा वो नहीं पूछा जा रहा है, केवल पूछा जा रहा है इसका आलेख कैसा होगा। तो जब तीनों नॉट इक्वल टू होता है, आप अपने कंडीशन से मिला सकते हैं। अभी तुरंत लिखे हैं आप कि जब तीनों नॉट इक्वल टू होता है तो उसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है। अब बोलिएगा सर तब तो समीकरण का नाम भी नहीं पूछा था, आप नाम क्यों लिखे? जब केवल आलेख पूछ रहा है तो आलेख लिखिए। हाँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं केवल आलेख, लेकिन नाम हम लोग यूं ही लिख देते हैं एक्स्ट्रा में कि चलिए भाई इसका नाम ये है, इसका आलेख। यदि आप ये वाला लाइन नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, केवल आलेख पूछा जा रहा है तो आलेख लिखना अनिवार्य है। बाकी वो सब चीज़ नहीं लिखना है, हल कितना होगा, ये क्या होगा, लेकिन नाम नॉर्मली हम लिख देते हैं। नाम ये कहिए एक तरह से एक्स्ट्रा में ही चलता है। सब सवाल में था समीकरण अविरोधी है, जब तीनों नॉट इक्वल टू होता है तो अविरोधी होता है, इसका आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। कितना सिंपल सवाल है, बताइए। सवाल को उतारना है। अचर पद यदि पहले से इधर है तब तो बहुत अच्छा, यदि उस पार रहता तो पहले इधर बुला लेते, है ना। और उसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर। सवाल में लिखा हुआ है तुलना कर। तुलना कर मतलब निकाल कर। किताब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोग बुक आगे में जरूर रखिए। क्या कर रहा है? तुलना कर। तुलना कर मतलब निकाल कर। तो निकाल कर यहाँ निकाल लिए, तो उसके बाद हम देखे तीनों नॉट इक्वल टू है ना। ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। यदि ऐसा रहता, यहाँ भी 5/7, यहाँ भी 5/7, यहाँ भी 5/7, तीनों इक्वल टू रहता, तब वो समीकरण हो जाता कौन सा? आश्रित, और उसका आलेख संपाती होता। लेकिन वो नहीं है, इसमें तीनों अलग अलग है, इसलिए समीकरण अविरोधी और आलेख प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह इसी का 2 नंबर का 3 सवाल है, जिसमें पहला हम बता दिए आपको, दूसरा और तीसरा वो आपको खुद से बनाना है, आज के होमवर्क में भेजना भी है ना। दूसरा 2 का दूसरा अपने से बनाइएगा, 2 का तीसरा भी अपने से बनाइएगा। बस कितना बहुत सिंपल है। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सवाल पढ़े, 3.1 का एक सवाल 2 पेज का बनता था। एक बार रूलिंग पूरा भर जाता था, ग्राफ पूरा भर जाता था, उसके सामने तो ये 1/4 है, 4 आना, है ना। बहुत आसान सवाल है। दूसरा तीसरा इसका आपको खुद से बनाना है। वो तीनों कंडीशन आप कंठस्थ कर लीजिएगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा बस तुरंत उसका यूज कर लेना है। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का बाकी 2 सवाल आप खुद बनाएंगे। दिक्कत होगा तो फिर हम हैं, कॉपी आपको बना करके आपको कॉपी आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, आप उससे हेल्प ले लीजिएगा। लेकिन ऐसा नौबत ना ही आए तो अच्छा है, आप खुद बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए 3 नंबर में क्या कहता है? पहले सवाल को पढ़िए, आराम से रुक रुक के पढ़िए, समझिए क्या पूछा जा रहा है ना। आप कहीं इंटरव्यू देने गए तो आपको सबसे मेन काम क्या होता है जानते हैं? आपको ध्यान से सुनना कि आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है। आप गए, आपसे पूछा गया कि आप अपना नाम बताइए। आप बोलने लगे कि सर हम तो बिहार से आए हैं, बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। देखिए प्रश्न क्या था, उनका नाम पूछा जा रहा है। आप बता रहे हैं क्या हम बिहार से आए हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो गलत हो जाएगा ना। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सुनना ये बहुत आवश्यक होता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर। तुलना कर मतलब निकाल कर बताइए, मतलब ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अभी तुरंत बताए। 2 टाइप वाला संगत के श्रेणी में आता है, पहला अविरोधी वाला और दूसरा आश्रित वाला। अविरोधी केवल एक हल होता है, आश्रित अनगिनत हल होता है, ये दोनों संगत है। और तीसरा लास्ट टाइप जो था जिसका कोई हल नहीं होता था, विरोधी वाला, वही केवल एक असंगत होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे और तब पता चल जाएगा
कि यदि तीनों इक्वल टू है तो संगत है, तीनों नॉट इक्वल टू है वह भी संगत है। लेकिन यदि ऐसा आ गया कि पहला दोनों इक्वल टू, कंडीशन देखिए आप, है ना, कंडीशन जो अभी तुरंत लिखे हैं आप, और पहला दोनों इक्वल टू और अंतिम दोनों नॉट इक्वल टू आ गया तो वो असंगत है। तो चलिए सॉल्यूशन यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो प्रश्न उतारे, सॉल्यूशन हल भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं लिखना है तो। चलिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म अचर पद को बाएं तरफ में करना होगा। इसके पहले वाले सवाल में बाएं तरफ में पहले से था तो एक स्टेप कम करना पड़ा था, इसमें दाहिने साइड में है तो इधर करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y प्लस 7 को इधर बुला लीजिए तो कितना हो जाएगा -7 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा इक्वेशन 9x माइनस 10y प्लस 14 को इधर बुला लीजिए, -14 इक्वल टू 0। आप सोचेंगे सर तीसरा का आप एक नंबर नहीं बता के 3 नंबर बताने लगे। देखिए 3 नंबर में था बटे वाला, एक नंबर तो बिल्कुल आसान है, 3 नंबर इसलिए बता रहे हैं कि एक ठो बटे वाला भी आप देख लीजिए, है ना, ताकि आपको और कोई किसी सवाल में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो चलिए नाउ अब a1 कितना है, b1 कितना है, c1, पहले समीकरण में a1 b1 c1, a1 है 3/2, b1 है 5/3, प्लस तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस छिपा हुआ रहता है, c1 है -7, है ना। अब दूसरा इक्वेशन में a2 b2 c2, तो x का गुणज 9 है, ये a2 हो गया, ये कॉमा देते हैं कुछ और नहीं समझ जाइएगा। b2 बराबर कितना है -10 और c2 बराबर कितना है -14 -14, है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे। अपने आप सारा चीज़ पता चल जाएगा कि वह समीकरण का नाम क्या है, उसका आलेख क्या है, उसके कितने हल हैं। तो a1/a2, a1 कितना है 3/2 a2, a2 कितना है 9, तो 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है ना। चलिए तो क्या करेंगे, पहले 3/2 को उतार लेंगे और 9/1 को पलटी मार देंगे तो कितना हो जाएगा 1/9। अब देखिए कोना कोनी कटता है, कटा देंगे, 3 से एक बार में 3 कटेगा, 3 से 3 बार में 9 कटेगा, 3 गुना 3 9 होता है। अब देखिए 1 गुना 1 1 गुना 1 1 2 इंटू 3 6। चलिए a1/a2 का मान निकाल लिए। अब इसके नीचे b1/b2 निकालिएगा, मेरे पास जगह कम है ऊपर लिखते हैं। आप लोग जब भी बनाइए ना तो कंटिन्यू बनाना है, ऊपर से नीचे जाना है, बाएं से दाएं वो सही तरीका नहीं होता है। b1/b2, b1 कितना है 5/3 b2, b2 कितना है -10, -10 के नीचे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा रहता है किसी भी डिजिट के नीचे। 5/3 उतार लिए, नीचे इसको पलटी मार देंगे, 1 चला गया ऊपर, अब -10 चला आया नीचे, कटा दीजिए, 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में कट गया। अब देखिए 1 गुना 1 1, 3 गुना 2 6, 3 इंटू 2 6 होता है, ये माइनस भी है, माइनस को हम क्या बोले कहाँ भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं, तो b1/b2 भी निकल गया। अब लास्ट में क्या निकालेंगे c1/c2, c1/c2, c1 कितना है -7 और c2 कितना है -14 -14, माइनस माइनस कट गया, 7 से एक बार में, 7 से 2 बार में, 1/2। देखिए क्या देख रहे हैं, अब इधर हम लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखेंगे कंटिन्यू। ये आया 1/6, ये आया -1/6। ये मत सोचिएगा कि ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। बराबर का मतलब है उसका चिन्ह भी मिलना चाहिए,
बराबर नहीं है। आप क्या लिखेंगे, चूंकि हम देखते हैं क्या देखते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये 1/6 है, ये -1/6 है, इसलिए वो इक्वल टू नहीं हुआ, वो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ। और तीसरा भी अलग, तीसरा तो खैर बिल्कुल अलग है, ये भी अलग है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। और कंडीशन मिलाइए, कौन सा कंडीशन से मिल रहा है, 3 कंडीशन आप लिखे हैं अभी जो थोड़ा देर पहले लिखी, इसलिए बोले उसको याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, हमेशा कितना उल्टा के देखिएगा। तो तीनों नॉट इक्वल टू है, तो तीनों नॉट इक्वल टू है, अतः समीकरण अविरोधी एवं संगत है। क्या है, संगत है, हो गया, केवल यही पूछा जा रहा है। अब फिर कहिएगा सर आप नाम क्यों लिख दिए एक्स्ट्रा में। देखिए नाम लिखा जा सकता है, यदि नहीं लिखना है कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अतः समीकरण संगत है। समीकरण कैसा है, इसमें क्या पूछा गया था कि संगत है या असंगत है। अब कहिएगा कि सर जब तीनों नॉट इक्वल टू आया तब तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी है, वो नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पूछा नहीं जा रहा है। केवल एक हल होगा, वो नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सवाल में पूछा नहीं जा रहा है। उतना ही चीज लिखना चाहिए जितना चीज पूछा जा रहा है। नाम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अतः समीकरण संगत है। और लिख दे, नाम चलता है, नाम बता सकते हैं एक्स्ट्रा में, है ना। तो समीकरण कैसा हुआ, अविरोधी एवं कैसा है, संगत है। और यदि तीनों इक्वल टू आता वो भी संगत होता। असंगत कब होता, जब ये दोनों बराबर होता, मतलब ये जैसे 1/6 होता, ये भी 1/6 माइनस नहीं होता, और ये दोनों नॉट इक्वल टू होता, तब जाकर के मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता यदि, तो वह असंगत के गिनती में आता, विरोधी वाला, जिसका कोई हल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, तो चलिए जो है उसके अनुसार यही हुआ, है ना। तो आपको अब तीसरा में टोटल 5 सवाल है, जिसमें मैंने 3 नंबर बता दिया, एक बटे वाला बता दिया, बटे वाला बना लिए तो नॉर्मल तो आसानी से आप बना लीजिएगा। तो बाकी 4 सवाल आपको अपने से बनाना है, तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, तीसरा का चौथा और तीसरा का 5वां, टोटल 4 आपको अपने से बनाना है। ये आपके सामने ये आज का होमवर्क है, जो आपको आज शाम 6 बजे तक बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है ना। होमवर्क में क्या है समझ लीजिए। पहले एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर और 3 नंबर सवाल आपको बनाना है। 2 नंबर में टोटल 3 सवाल है और 3 नंबर में टोटल 5 सवाल है। 5 और 3 कितना होता है, 8, मतलब 8 सवाल तो हो गया। किताब से बनाना है ना, बुक से बनाना है। 3.2 का बनाना है, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर आप जानते भी हैं तो आप अभी हमें नहीं बना के भेजेंगे, आपको बनाना होगा, बना के रख लीजिएगा। जब मैं 1 नंबर का होमवर्क दूंगा या 4 नंबर का 5, तब आप, अभी आपको केवल 2 नंबर का 3 सवाल और 3 नंबर का 5 सवाल, मतलब 5 3 8 सवाल ये, और एक्स्ट्रा में 7 सवाल दिए हैं। 8 और 7 कितना होता है, टोटल 15 सवाल आपको हमको भेजना है आज शाम 6 बजे तक। 8 सवाल बुक का और 7 सवाल ये एक्स्ट्रा जो मैंने दिया है अपने मन से आपको वो बनाना है। देखिए ये 7 सवाल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये है क्या, ये 2 है, चलिए 7 सवाल के बारे में मैं बता दूं। दिए गए समीकरण के बारे में बताएं कि समीकरण का नाम क्या है। जैसे कोई समीकरण दिया गया है उसका नाम बताना है कि वह अविरोधी है या विरोधी है या आश्रित है, पहला काम। दूसरा, इसका आलेख कैसा होगा, आलेख समांतर होगा, संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा, वो आप देख लेंगे। तीसरा, इसके कितने हल संभव हैं, एक हल होगा, केवल एक, या कोई हल नहीं, या अनगिनत हल। और तीसरा, यह संगत है या असंगत। ये 4 चीज आपको हर समीकरण के लिए बताना है।
तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद को इधर ले आएंगे, और जिस सवाल में पहले से अचर पद इधर है तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें नहीं है उसको इधर ले आएंगे, a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे, उसके बाद a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 निकालेंगे। आपको सब पता चल जाएगा कि इसका कैसा होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका आलेख कैसा होगा, इसके कितने हल संभव हैं, और यह संगत होगा या असंगत। a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 जब आप निकालेंगे तो ये तीनों आपको पता चल जाएगा, चारों चीज पता चल जाएगा। तो ये 7 सवाल एक्स्ट्रा और 8 सवाल किताब का, मतलब टोटल 15 सवाल आपको बना करके भेजना है ना। तो आप इस सभी 7 सवाल को अपने वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए, डॉक स्कैनर से ही या कोई भी स्कैनर से PDF में कन्वर्ट करके ही भेजें, है ना। जितना जल्दी भेज दीजिएगा उतना अच्छा, लेकिन हाँ जल्दी बनाने के चक्कर में हड़बड़ नहीं करना है, गलती सलती नहीं, या फिर कहने का मतलब गंदा अक्षर में नहीं बनाइएगा, ताकि फिर हमको दिक्कत होगा देखने में। तो इसको बना करके आपको भेजना है। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे लेक्चर 7 में, है ना। चलिए अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा, अपने बड़ों का, सबों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।